नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में एक आवाज रोक देती है। हम्म। एक डर कि क्या कहेंगे, कहीं कुछ गलत ना बोल दें, और बस हम चुप रह जाते हैं बिल्कुल। और वो मौका हाथ से निकल जाता है। हाँ, और आज की हमारी ये गहरी पड़ताल एक ऐसे ही बहुत ज़रूरी सवाल से शुरू होती है। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जिनमें ओलिविया फॉक्स कबिन की किताब द करिश्मा मिथ और उससे जुड़े कुछ न्यूरो साइंस के लेख भी शामिल हैं। और सवाल बहुत सीधा है, ये जो सोशल स्किल्स हैं, लोगों से जुड़ने की कला, क्या ये पैदाइशी होती है या इसे सीखा जा सकता है? और ये सवाल इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम अक्सर करिश्मेटिक लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनमें कोई कोई जादुई बात है। हाँ, कि वो तो बस ऐसे ही हैं। बिल्कुल, लेकिन इन स्रोतों का सबसे पहला और बड़ा दावा यही है कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। इन स्रोतों में जो सबसे पहली बात मुझे लगी, और सच कहूं तो जिसने मुझे चौंकाया, वो थी बातचीत के लक्ष्य को ही बदल देना। अच्छा। हम सब सोचते हैं कि बातचीत में हमें इंटरेस्टिंग कैसे लगना है, मतलब हम दिलचस्प कैसे दिखें, पर किताब का तर्क इसके ठीक उल्टा है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। इसे स्रोत द स्पॉटलाइट मेथड कहता है। द स्पॉटलाइट मेथड। हाँ, यानी स्पॉटलाइट खुद पर रखने की बजाय उसे सामने वाले पर रखो। लक्ष्य दिलचस्प बनना नहीं है, बल्कि दिलचस्पी लेना है। दिलचस्पी लेना। बिल्कुल। लेखक एक स्टडी का जिक्र करते हैं जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने सिर्फ अपनी कहानियां सुनाने की बजाय सामने वाले से गहरे सवाल पूछे, उन्हें 40% ज्यादा कैरिज्मेटिक माना गया। 40%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये पूरी सोच को ही पलट देता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में करना मुश्किल है। जब दिमाग में घबराहट हो तो हम सवाल पूछने के बजाय ये सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या बोलूं। ये एक जाल जैसा है। बिल्कुल। और स्रोत इसी जाल को तोड़ने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल टूल किट देता है। वो कहते हैं कि अच्छी तरह सुनने की तैयारी करो, बोलने की नहीं। सुनने की तैयारी। हाँ, और सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। उन्होंने एक्टिव लिसनिंग को 3 हिस्सों में तोड़ा है, जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। 3 हिस्से? ये दिलचस्प है। क्या है वो? तो पहला है मिररिंग, यानी आईने की तरह काम करना। मिररिंग? इसमें आप बस सामने वाले के आखिरी कुछ शब्द दोहरा देते हैं। जैसे अगर कोई कहे मेरा दिन आज बहुत थका देने वाला था, तो मैं बस कहूँ थका देने वाला था। बस इतना ही। ये छोटा सा काम उन्हें एहसास दिलाता है कि आप सुन रहे हैं और उन्हें और बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। अच्छा, ये तो आसान लगता है, मतलब इसमें कुछ सोचना नहीं है ज्यादा। और दूसरा है लेबलिंग, यानी उनकी भावना को पहचानकर उसे एक नाम देना। भावना को नाम देना। हाँ, उसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। आप कह सकते हैं, लगता है आप काफी परेशान महसूस कर रहे हैं। जब आप किसी की भावना को नाम देते हैं तो उसे लगता है कि आप सिर्फ उसके शब्द नहीं, बल्कि उसका एहसास भी समझ रहे हैं। ये तो तुरंत एक गहरा कनेक्शन बनाता होगा। बिल्कुल। पर लेबलिंग थोड़ा रिस्की नहीं लगता? मतलब कहीं ऐसा ना लगे कि हम कोई मनोविज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत वाजिब चिंता है, और स्रोत ये साफ करता है कि इसका मकसद किसी का विश्लेषण करना नहीं है, ये बस अपनी समझ को जाहिर करना है। अच्छा। आप इसे एक सवाल की तरह भी कह सकते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये बात आपको निराश कर गई। इससे सामने वाले को मौका मिलता है कि वो या तो आपकी बात से सहमत हो या अपनी भावना को और साफ करे। तो ये दखल अंदाजी नहीं, बल्कि हमदर्दी दिखाने का एक तरीका है। एग्जैक्टली। ठीक है, समझा। मिररिंग और लेबलिंग। और तीसरा कदम क्या है? तीसरा है पैराफ्रेजिंग, यानी उनकी पूरी बात को अपने शब्दों में संक्षेप में बताना। ओके। जैसे, तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो सुबह से मीटिंग्स और फिर ट्रैफिक की वजह से आपका दिन बहुत मुश्किल रहा। ये दिखाता है कि आपने न सिर्फ सुना बल्कि पूरी बात को समझा भी है। बिल्कुल। ये 3 कदम, मिररिंग, लेबलिंग और पैराफ्रेजिंग, बातचीत को एक तरफा मोनोलॉग से हटाकर एक 2 तरफा जुड़ाव में बदल देते हैं। ये तो वाकई एक पूरा टूल किट है, लेकिन यहाँ एक और बड़ी रुकावट आती है। क्या? ये सारे टूल्स तभी काम करेंगे जब आप बातचीत शुरू करने की हिम्मत जुटा पाएं, और यहीं पर आत्मविश्वास की कमी आड़े आती है। स्रोत आत्मविश्वास के बारे में क्या कहता है? आत्मविश्वास पर स्रोत का जो नजरिया है वो मुझे बहुत पसंद आया। वो इसे एक मंजिल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया मानता है। एक प्रक्रिया? हाँ, और वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक के खोखलेपन से आगे जाने की बात करता है। मतलब? मैं हमेशा सुनता हूँ कि खुद से अच्छी बातें कहो, मैं ये कर सकता हूँ, पर कई बार ये खुद से झूठ बोलने जैसा लगता है।
खासकर जब आप अंदर से डरे हुए हों। बिल्कुल। और इसीलिए स्रोत खाली एफर्मेशंस और एविडेंस बेस्ड सेल्फ टॉक के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। एविडेंस बेस्ड सेल्फ टॉक। हाँ, यानी खुद से वो बातें मत कहो जो सच नहीं है, बल्कि खुद को वो छोटे छोटे सबूत याद दिलाओ जो सच है। जैसे ये कहने की बजाय कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, खुद से ये कहो, पिछली बार मैंने उस दुकान वाले से 2 मिनट बात की थी और वो ठीक गया था, या आज मैंने एक अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया था। अच्छा, तो ये अपनी छोटी छोटी जीतों को याद करने जैसा है। इससे दिमाग को यकीन होता है कि ये पूरी तरह नामुमकिन नहीं है। सही पकड़ा। ये आपके दिमाग को झूठ से नहीं बल्कि सबूतों से मनाना है। स्रोत कहता है कि आत्मविश्वास कोई जादुई बटन नहीं है जिसे दबा दिया जाए। ये अभ्यास से पैदा होता है। परफेक्शन का इंतजार मत करो, छोटे छोटे प्रयोग करो। छोटे प्रयोग, जैसे किसी कॉफी शॉप में बरिस्ता से उसके दिन के बारे में पूछ लेना। हाँ, या किसी सहकर्मी की किसी छोटी सी बात के लिए तारीफ कर देना। ये छोटे कम जोखिम वाले कदम आपके डर की पकड़ को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। आत्मविश्वास की बात चली रही है तो स्रोत का एक बड़ा हिस्सा उस बारे में है जो हम बिना बोले कहते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज। ओह हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये बात मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करती है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान कैसे खींच लेते हैं। और स्रोत इसका राज खोलता है। वो कहता है कि करिश्माई लोगों की बॉडी लैंग्वेज एक ही संदेश देती है, मैं यहाँ सहज हूँ और मैं आपके लिए खतरा नहीं हूँ। मैं आपके लिए खतरा नहीं हूँ, ये दिलचस्प है। हाँ, उनका शरीर खुला होता है, वे सीधे खड़े होते हैं और उनकी मुस्कान शांत होती है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है एमिगडाला, जो हमेशा खतरे को भांपता है। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज तनावपूर्ण होती है, कंधे झुके हुए, हाथ बंधे हुए, तो दूसरों का दिमाग अवचेतन रूप से आपको एक खतरे के रूप में देखता है। ये बात तो मेरे दिल पर लगी। मैंने एक बार एक मीटिंग की रिकॉर्डिंग देखी थी और मैं अपनी कुर्सी पे सिकड़ा हुआ बैठा था। अच्छा। हाँ, लगातार अपने नोट्स देख रहा था और स्रोत सही है, उसे देखकर तो मैं खुद पर भरोसा नहीं करता। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था। यह हम सबके साथ होता है। अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। कैसे? स्रोत एक सरल अभ्यास बताता है। बस 2 मिनट के लिए सीधे खड़े हो, कंधे पीछे करें और गहरी सांस लें, जिसे पावर पोज कहते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ आपको दिखाता नहीं, बल्कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन यानी आत्मविश्वास हार्मोन को बढ़ाता है। आपका शरीर आपकी सोच को बदल सकता है। आपका शरीर आपकी सोच को बदल सकता है, ये बहुत गहरी बात है। और शरीर के साथ साथ हमारी आवाज का भी इसमें बड़ा हाथ होगा। बहुत बड़ा। स्रोत बताता है कि लोग अक्सर घबराहट में बहुत तेजी से और ऊंची आवाज में बोलते हैं। हाँ, उन्हें डर लगता है कि अगर वो रुकें तो लोग बोर हो जाएंगे। जबकि सच इसके ठीक उल्टा है। जब आप धीरे और साफ बोलते हैं और अपनी बातों के बीच में छोटे छोटे ठहराव देते हैं, तो बातों में वजन आता है। बिल्कुल। ठहराव कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास की निशानी है। ये दिखाता है कि आपको इस बात का डर नहीं है कि कोई आपकी बात काट देगा। तो मतलब अपनी आवाज के उतार चढ़ाव और गति पर ध्यान देना भी एक स्किल है। बिल्कुल। और इसका सबसे आसान तरीका है बोलने से पहले एक गहरी सांस लेना। जब आपकी सांस शांत होती है तो आपकी आवाज अपने आप गहरी और स्थिर हो जाती है। जल्दी जल्दी बोलना अक्सर ये संदेश देता है कि मेरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं इसे जल्दी खत्म कर रहा हूँ। बिल्कुल। जबकि एक शांत आवाज कहती है, ये बात सुनने लायक है। तो हमने मानसिकता बदलने की बात की, सुनने के प्रैक्टिकल टूल समझे और फिर आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज पर भी बात की। अब सवाल ये है कि इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए? ये सब एक साथ याद रखना ही अपने आप में एक तनाव है। ये बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत का जवाब बहुत सुकून देने वाला है। वो कहता है कि इन सबको एक साथ साधने की कोशिश मत करो। अच्छा। हर दिन सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो। आज तय करो कि आप सिर्फ मिररिंग का अभ्यास करेंगे। कल किसी एक बातचीत में अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं। और शायद ये भी मानना जरूरी है कि इसमें गलतियां होंगी। हर बातचीत परफेक्ट नहीं होगी। बिल्कुल। बल्कि स्रोत तो ये कहता है कि परफेक्शन का लक्ष्य रखना ही सबसे बड़ी गलती है। असली लक्ष्य प्रामाणिक होना है। प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक? हाँ, जो आप हैं वही दिखें। ये सारे टूल्स आपकी असलियत को छिपाने के लिए नहीं है। ये उस घबराहट और डर को हटाने के लिए हैं जो आपकी असलियत को बाहर आने से रोकते हैं।
लोग नकली परफेक्शन से नहीं बल्कि सच्ची इंसानियत से जुड़ते हैं। अगर आप कोई गलती करते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये आपके रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का सार ये है कि लोगों से जुड़ने की कला ये बाहर की दुनिया पर जीत हासिल करने के बारे में उतनी नहीं है जितनी ये अपने अंदर के डर और झिझक को समझने और उससे धीरे धीरे दूर करने के बारे में। बिल्कुल। ये खुद को बेहतर इंसान बनाने का सफर है। जब आप अपनी आवाज को स्वीकार करते हैं, जब आप बिना डर के अपनी बात रख पाते हैं, तो आपको एक आजादी महसूस होती है। हाँ। आप सिर्फ दूसरों से बेहतर तरीके से नहीं जुड़ते, आप खुद से भी बेहतर तरीके से जुड़ते हैं। आपको महसूस होता है कि आपके अंदर जितनी रोशनी है शायद आपने उसे पहले कभी देखा ही नहीं था। जब आप अपनी असलियत को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत करते हैं तो न सिर्फ आप बदलते हैं बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार में श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। बताइए। जब हम दूसरों के साथ अपने संवाद को बेहतर बनाने की कला सीख लेते हैं तो क्या ये कला अकेले में खुद के साथ होने वाले संवाद को भी बदलती है? जब कोई आसपास न हो तब हम खुद से किस तरह बात करते हैं, ये सोचना इस यात्रा का अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।